हाँ जी, राम राम सा। इससे पहली वाली क्लास जब ऑनलाइन आई थी तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि यूट्यूब पर मेरा वीडियो आ रहा है। आज जबकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों से रूबरू होने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें अपने व्यवस्थित रूप में आ रही हैं और जल्दी होगा तो हो सकता है ऑफ़लाइन क्लासेस भी शुरू हों। लेकिन फिर भी इस दौरान हमारा जितना टाइम है उसे हमें उपयोग में लेना है। आपको दुर्बल नहीं होना है, मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होना है। कोई भी समस्या हो उसका समाधान अवश्य होता है, लेकिन मानसिक रूप से हमें सबल बनकर रहना होगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना आगे क्या होगा, बस निरंतर आपको पढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। दूसरी बात, कई बच्चे मुझसे जब क्लासेस में अधिगम में भी लेती हूँ तब भी आकर के मुझसे पूछते हैं आपने उत्कर्ष क्लासेस में पहले पढ़ाते थे क्या? तो वैसे तो मैं कहूँ तो उत्कर्ष क्लासेस का बिल्कुल मैं अंग रह चुकी हूँ। जब जयपुर में क्लासेस शुरू हुई थी उस समय मैंने हिंदी लिया, फिर वार्तालाप ऐसे चलता ही है निर्मल सर से, और 2018 के अंदर एलडीसी का मैं ऑनलाइन लेने के लिए वहाँ गई थी, जहाँ मैंने 2 दिन ही क्लासें ली थी। बाकी वैसे मेरी रेगुलर क्लासेस अधिगम क्लासेस जयपुर में होती हैं। और आगे हम चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात, शब्द विचार पर बात हो रही थी। अर्थ के आधार पर मैं पहले शब्द की आप लोगों से बात करूंगी, और अगर मैं बात करूं यहाँ से तो अर्थ के आधार पर अगर आपको ध्यान हो तो 4 प्रकार के शब्द मैंने आप लोगों को मुख्यतः बताए थे। एक एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची या समानार्थी, शब्दयुग्म, और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे हमारे पार्ट आए थे। इसमें हम रीट में जो आएगा उस पर हम बात करेंगे। रीट में आपके 4 चीज़ें मुझे आपको पढ़ानी है। एकार्थी अनेकार्थी दोनों नहीं है सिलेबस में, आपके एक है उसमें से, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, जब तक दोनों क्लियर नहीं होंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सो मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा। एक पर्यायवाची, एक विलोम। तो सबसे पहले मैं वहाँ से एकार्थी और अनेकार्थी से आपसे बात करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, दोनों हमें पढ़ने हैं। धीरे धीरे सबसे पहले हमें इन शब्दों के अर्थ ज्ञात करने होंगे, फिर हम बात करेंगे एकार्थी क्या है और अनेकार्थी क्या है, फिर हम उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एकार्थी पर बात करते हैं। अगर एकार्थी पर मैं बात करूँ तो शब्द का अगर मैं टुकड़ा करती हूँ तो शब्द मिलकर टुकड़ा अगर हम करते हैं तो हमें पता चलेगा एक, धन, अर्थ, धन, ई प्रत्यय। यानी मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, एक, धन, अर्थ, धन, ई। प्रत्येकार्थ वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि प्रत्येकार्थ लगभग पुल्लिंग में वाला और स्त्रीलिंग में वाले का अर्थ देता है। तो अगर हम यहाँ से इसमें बात करें तो क्या टुकड़ा जो हमने किया उसका अर्थ क्या होगा? एक अर्थ वाला। यानी जिन शब्दों के हम कितने अर्थ करेंगे? एक, यानी जिनके सिर्फ एक ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो शब्द क्या होगा? एकार्थी। अगर मैं बात करूँ अनेकार्थी की, अनेक, धन, अर्थ, धन, ई। अनेक अर्थ वाला, यानी शब्द एक है और शब्द का अर्थ एक से ज़्यादा होगा, वो शब्द क्या होंगे? अनेकार्थी। तो आपको जैसे इसके अर्थ से पता चल चुका होगा कि जिनके सिर्फ एक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे वो शब्द एकार्थी होंगे, और शब्द एक पर अर्थ एक से ज़्यादा होगा वो शब्द क्या होंगे? अनेकार्थी। ई इनमें प्रत्यय है। दूसरी बात, अब बात आती है एक अर्थ कैसे निकले और एक से अधिक अर्थ कैसे निकले। चलिए बात करते हैं कुछ उदाहरणों से। हम पहले एकार्थी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं एकार्थी की बात करूं यहाँ से उदाहरण के बतौर,
क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले कुछ उदाहरण हम समझते हैं यहाँ से। जैसे मैं उदाहरण पर यहाँ पर बात करूँ आपसे, सबसे पहले एक आरती के अंतर्गत, जैसे हम कहते हैं सड़क। अब सड़क शब्द का अर्थ सड़क की होगा, उसका कोई और अर्थ नहीं आएगा। सड़क सड़क है। पुस्तक, पुस्तक शब्द का अर्थ पुस्तक से ही आता है। घर, पत्थर, मकान, ये जैसे शब्द हैं। ये शब्द वो हैं जिनके एक ही अर्थ आते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी। अब आप क्या कहेंगे, ऐसे तो हर शब्द का अर्थ एक ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम एक से अधिक भी अर्थ ग्रहण करते हैं। अब अगर हम बात करें एक से अधिक अर्थ कैसे आएगा, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दूसरी बात, ये टॉपिक्स इसलिए भी पहले ले रही हूँ मैं कि कई बच्चे हैं जब बैच में आते हैं तो जैसे कि 2 या 4 दिन वो लेट हो जाते हैं, तो उनमें से कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, हमारे वो टॉपिक्स छूट गए थे मैम, तो इसके थ्रू उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं अब हम अनेकार्थी के लिए। सबसे पहले आती हूँ मैं, कुछ वो उदाहरण ले रही हूँ जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये शब्द है आम। अगर हम लोग बात करें आम शब्द पर, तो आम का अर्थ आप सबको बहुत अच्छे से पता है। एक तो इसी समय सदाबहार हो ही रहा है, एक फल, आम एक फल होता है, और एक आम होता है साधारण, सामान्य जिसे हम बोलते हैं। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि वस्तुएं आम इंसान की पहुँच से बाहर हो गई, तो वो आम, ये सामान्य या साधारण। और मैं कहती हूँ राम आम खाता है, वो आम एक फल, यानी शब्द एक है, लेकिन मैं उसका जो प्रयोग कर रही हूँ वो कितनी जगह कर रही हूँ? 2 जगह, यानी शब्द एक और अर्थ एक से ज़्यादा। तो क्या बन गया शब्द? अनेकार्थी। एक के एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक इसका अर्थ आया साधारण या सामान्य, और एक इसका अर्थ आया एक फल। तो 2 अर्थ हो गए, शब्द क्या बन गया? अनेकार्थी। ऐसे एक शब्द आया हुआ है कनक। मेरे हिसाब से आप इस शब्द से बहुत परिचित है, सभी बहुत परिचित होंगे। आपने शुरुआत से ही दोहा पढ़ा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और अगर मैं आपसे कहूँ तो आप सबको ही पता है वहाँ पर कि एक कनक का अर्थ वहाँ सोना है और एक धतूरा है। और विशेष हिंदी के जो छात्र होंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उन्हें ये भी पता हो जाता है कि वहाँ पर अलंकार के होते हुए या एक ही शब्द के 2 अर्थ आ रहे हैं, यानी शब्द वो अनेकार्थी होगा आपका यमक अलंकार। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्वेश्चन आया अनेकार्थी का, जैसे उसके अंदर एक बात कि निम्नलिखित में से कौन सा कनक का अर्थ नहीं है। तो 2 अर्थ सोना और धतूरा, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन तीसरा अर्थ हमें वहाँ पर नहीं आता था। वैसे कनक के बहुत अर्थ होते हैं, तो एक कनक का जो अर्थ होता है वो होता है गेहूँ। गेहूँ को भी हम कनक बोलते हैं, गंगानगर वगैरह की तरफ कनक का यूज़ आप सुनेंगे वहाँ पर, तो कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है। यानी शब्द एक, और प्रचलित रूप में भी मैंने आपको इसके कितने अर्थ बता दिए? 3। जैसे मैं आपसे कहूँ राम कनक साफ कर रहा है, यहाँ कनक का अर्थ गेहूँ से आ गया है। मैंने कहा राम ने कनक के आभूषण बनवाए, वहाँ कनक का अर्थ क्या हो चुका है? सोना। और मैंने कहा राम ने गलती से कनक खा लिया जिससे बीमार हो गया, वहाँ कनक का अर्थ क्या हो गया? धतूरा। यानी शब्द एक, अर्थ एक से ज़्यादा, शब्द क्या हो गया? अनेकार्थी। ऐसे ही मैं और बात करूँ, ये भी काफ़ी आया हुआ शब्द एक आपका कर। कर का अर्थ अगर मैं बात करूँ क्या हो सकता है कर का अर्थ, तो मेरे हिसाब से यहाँ आप जितने भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुरंत बोलेंगे आप लोग हाथ होता है कर का अर्थ, क्योंकि आप सबको आता है। दूसरा अर्थ अगर मैं बात करूँ कर का, हाथ के अलावा एक कर क्रिया धातु रूप में हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था, करना।
क्रिया होती है, ना हटते ही कर बचेगा उसके अंदर, एक क्रिया रूप भी कर होता है। एक कर, अगर हम लोग बात करें टैक्स, जिसे मैं ये कह सकती हूँ, अंग्रेजी में आप लोग टैक्स बोल रहे हैं, और गांव वगैरह के अंदर जो हम कर वगैरह पहले टाइम में आपने पढ़ा होगा जीके वगैरह में, तो कर अदा करते थे, तो वो कर वाली चीज़ उसके अंतर्गत, तो टैक्स वाला रूप। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एक कर होता है सूंड। पहले लेसन चल रहा था करीवर कर बिना, करीवर बोलते हैं हाथी को, और कर यानी होता है सूंड, तो कर का एक अर्थ सूंड भी होता है, कर का एक अर्थ किरण भी होता है। ये वो अर्थ हैं जो बहुत जगह आपको यूज़ में मिल जाएंगे इसके। तो कर शब्द एक है छोटा सा, लेकिन मैंने आपको कितने अर्थ बता दिए, जो प्रचलित है उनमें भी 5, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण ही अर्थ पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक हाथ हो गया, एक टैक्स वाला रूप आ चुका है इसके अंतर्गत कर का, एक अगर हम बात करें क्रिया रूप, एक सूंड आ चुका है, और एक आ चुका है किरण। शब्द एक, अर्थ एक से ज़्यादा। क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे, या तो ऊपर लिखेगा एकार्थी शब्द कौन सा है, नीचे 4 शब्द दे देगा, जैसे एक में सड़क दे दी, एक में आम, कनक, कर, ऐसे दे दिया उसने, तो इनके तो एक से ज़्यादा अर्थ हैं, उसी का एक अर्थ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सड़क। या अनेकार्थी का अगर कभी क्वेश्चन होता है जैसे, तो वहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाएगा, बताइए कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, और उसके 3 अर्थ होंगे, चौथे वाला उसका नहीं होगा। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा अनेकार्थी शब्द है या कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। इस प्रकार के ही इसमें से क्या बनते हैं, आपके प्रश्न बनते हैं। और उदाहरण पर बात करूं, अगला वाला है जो कि आया हुआ है एग्ज़ाम में, वो भी मैं यहाँ उदाहरण जो लिख रही हूँ वो लगभग एग्ज़ाम्स में आए हुए ही हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये शब्द देखिए, चश्मा। चश्मा, एक चश्मा आप सभी जानते हैं, आँखों पर आप लगाते हैं, जिसे हम बोल भी देते हैं ऐनक। एक तो ये है ऐनक वाला, आँखों पर जो आप लगाते हैं। एक चश्मा, पानी का झरना या स्रोत। आप हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वगैरह की तरफ कभी भी जाएंगे घूमने, या आपने कभी यात्रा वृत्तांत पढ़े होंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि चश्मे का पानी बहुत ही ठंडा था। तो चश्मा पानी का स्रोत या जो झरना है, उसके लिए हम प्रयोग में लेते हैं कौन से शब्द का, चश्मा। तो शब्द एक है, अर्थ इसके 2 हो गए। ऐसे ही मैं बात करूं, ये शब्द आ गया अंक। अगर हम बात करें अंक का, तो एक अंक आप सब जानते हैं, गिनती, संख्या वाला। अगर हम बात करें, जिसे आप बुक्स में कई जगह लिखा है एक चिन्ह, तो चिन्ह बोलते हैं वैसे हम लोग, वैसे शुद्ध होता है चिन्ह। और अगर हम बात करें तो एक तो अंक गिनती या संख्या वाला हो गया। एक अंक होता है गोद, बच्चे को अंक में भर लिया, गोद में ले लिया, एक अंक यानी गोद। और एक अंक अध्याय, अध्याय को भी बोलते हैं। यूँ भाग्य के लिए भी आ जाता है, मेरे अंक में ऐसा नहीं था। शब्द एक है, अर्थ एक से ज़्यादा है, शब्द क्या हो गया, अनेकार्थी। ऐसे ही मैं बात करूं, अज आया हुआ है ये शब्द भी। अज का अर्थ एक तो बकरा, कई बच्चे बकरी के लिए सोचते हैं, वो होता है अज़ा। अज़ा यानी बकरी होती है, और अज यानी होता है बकरा। तो एक तो बकरा, एक हम कहें तो राजा दशरथ के पिता के लिए हम सुनते हैं राजा अज, तो राजा का नाम दशरथ के पिता के लिए प्रयोग में आता है। और एक मैं अज की बात करूं तो ब्रह्म, से कई जगह ब्रह्मा भी लिखा मिल जाएगा आपको, उनके लिए भी प्रयोग में आता है। तो कहने का अर्थ शब्द एक है, अर्थ एक से ज़्यादा है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, यहाँ आके कुछ बच्चों की समस्या आती है, क्वेश्चन होते हैं उनके मन में, क्या कि जैसे इनके एक से अधिक अर्थ है, वैसे ही एकार्थी के भी तो एक से अधिक अर्थ ही हो रहे हैं, और उनका जो पूरा ध्यान है वो इन शब्दों पर होता है। एक तो ये और एक ये, घर मकान, या घर के लिए मकान भी तो प्रयोग कर सकते हैं, सदन भी तो आ सकता है, उसके लिए आलय भी तो आ सकता है, तो एक से ज़्यादा हो गए। तो आप में से भी कईयों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा नहीं है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ से आप जो बता रहे हैं घर का अर्थ मकान,
या आलय या सदन किसके ये एक से अधिक अर्थ हैं। तो यहाँ आप ध्यान से सुनिए, ये चीज़ सही नहीं है। जब मैं यहाँ पर आपसे कनक बोल रही हूँ तो धतूरा बोला, सोना बोला, गेहूँ बोला, यहाँ अलग अलग हैं वो सारे के सारे शब्द। और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं घर, मकान, सदन, आलय, वो अलग अलग नहीं, घर के ही पर्यायवाची हैं। यानी इस एक का ही पर्यायवाची है घर, आलय, सदन, मकान, ये जो आप बोल रहे हैं। लेकिन कनक जो है वो सोना, धतूरा, गेहूँ, ये अलग अलग अर्थ हैं, यानी वो इनका पर्यायवाची नहीं है। पर आपके सिलेबस में जैसे कि पर्यायवाची है, मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं कहती हूँ ये वो टॉपिक है जो आप रट कर कभी याद नहीं कर सकते। जितना आपका शब्दकोश बड़ा होगा उतना ही आप इन्हें याद कर पाएंगे। रटी हुई चीज़ आप एक दिन याद रख सकते, 2 दिन, फिर आपको बोलना ही है। सिलेबस आपका कम नहीं है। जितना हो सके शब्दों के अर्थ लेने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कहती हमें सब कुछ आता है या हमें सारे अर्थ आते होंगे, पर कोशिश करना है। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हर शब्द का आपको अर्थ आएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि कैसे उस चीज़ के अंतर्गत वो चीज़ आपको पर्यायवाची में मदद करेगी अनेकार्थी की, देखिए इन शब्दों के जितने भी अर्थ होंगे, जैसे चश्मा का अर्थ है ऐनक भी है, झरना या पानी का स्रोत ले रहे हैं, अंक का अर्थ गिनती है या संख्या है, या गोद ले लिया, अध्याय ले लिया, इनके जितने भी अर्थ हैं ये सारे के सारे शब्द उन सब का पर्यायवाची है। मतलब आप कई बार जब पर्यायवाची पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं ऊपर आपने किसी एक शब्द का पर्यायवाची पढ़ा, वो जो शब्द आया, वहीं नीचे आपने कोई और शब्द का पर्यायवाची पढ़ना शुरू किया, जो शब्द ऊपर आया वही शब्द नीचे वापस आ गया। अब आपकी समस्या ये तो उसका पर्यायवाची था ना, इसका कैसे हो गया? यहाँ तो ज़रूर कुछ गलती है। जी नहीं, वो गलती नहीं हो सकती है। हो सकता है वो अनेकार्थी शब्द होगा और वो उसका भी अर्थ होगा और वो उसका भी अर्थ। मतलब अगर मैं बात करूँ सोने का पर्यायवाची में आपको कनक मिल सकता है, धतूरे के पर्यायवाची में कनक मिल सकता है, गेहूं के पर्यायवाची में भी कनक मिल सकता है, भाग्य के पर्यायवाची में अंक मिल सकता है, अध्याय के पर्यायवाची में अंक मिल सकता है, संख्या की पर्यायवाची में अंक मिल सकता है। यानी इन शब्दों के जितने अर्थ होंगे ये शब्द उन सब के पर्यायवाची होंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग हैं, यहाँ जो आप बता रहे हैं वो समानार्थी बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। इसके बाद आगे के मैं कुछ उदाहरण पर बात करूँ यहाँ से अंक, अज वगैरह के बाद, जैसे एक शब्द आपने सुना हो, आया हुआ है वैसे ये भी, घन। अगर मैं कहूँ एक घन तो बादल, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सुन रखा है बादल के लिए। एक घन होती है आकृति, गणित के अंतर्गत आपने देखा होगा घनाभ वगैरह क्या करती, तो एक घन आकृति के अंतर्गत होता है। और एक घन होता है हथौड़ा, हथौड़े को बोलते हैं। और एक घन होता है घना, जो बहुत अधिक छा जाता है वो। तो कहने का शब्द एक है और अर्थ एक से ज़्यादा है। दूसरा एक चीज़ और, कई बच्चों को लगता है जो शब्द एकार्थी है ना शायद वो छोटे होंगे आकार में और अनेकार्थी शब्द बड़े होंगे। तो अब तो आपके लिए मैं उदाहरण लिख चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा एकार्थी में भी बड़े शब्द हो सकते हैं। और मैं बात करूँ अनेकार्थी, तो अनेकार्थी में भी देखिए आप दिख रहे होंगे शब्द छोटे हैं पर अर्थ एक से ज़्यादा दे रहे हैं। यानी शब्द की लंबाई का एकार्थी और अनेकार्थी से कोई भी संबंध नहीं होता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही ये क्लियर होता जाएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। जैसे और उदाहरण की बात करूं, जैसे भाव। भाव शब्द आपने सुना है, एक भाव यानी संसार, भाव सागर आप लोग सुन लेते हैं। तो भाव यानी एक तो संसार हो गया। और एक भाव अगर मैं बात करूं जन्म के लिए आता है, आपने उद्भव, तद्भव जैसे शब्द सुने होंगे, वहाँ भव का अर्थ आपको आता है। यहाँ भव जन्म से बोला जाए तो हो सकता है कईयों के लिए वो नया होगा। तो भव का अर्थ जन्म भी होता है, भव का अर्थ संसार भी होता है। एक भव संस्कृत में भी होता है, भवती होना, क्रिया के लिए आपने सुना होगा भवती। तो भव यानी होना, शब्द एक है, अर्थ एक से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जिनका एक अर्थ आया वो एकार्थी, और जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ आए वो शब्द क्या हो गए, अनेकार्थी। तो मैंने कुछ उदाहरणों के द्वारा इससे आपको समझाया है। अगली बात एक चीज़ और आपको बतानी है, शब्दों के अर्थ हिंदी में बहुत मान्य हैं। एक क्वेश्चन पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, शब्द युग में वो पूछा हुआ है, वैसे सेकंड ग्रेड वगैरह में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
दो शब्द आपके सामने हैं, आपको नज़र आ चुका होगा। हो सकता है आपने इन दोनों अर्थियों का यूज़ दैनिक जीवन में ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ आप जितने भी सुन रहे हैं आपको इतना पता है इनमें से एक अर्थी के लिए हम शव यात्रा के लिए यूज़ करते हैं, एटलीस्ट सुना हुआ तो हम सबका ही है। तो मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ कि आप मुझे सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिएगा उस अर्थी के अंतर्गत जिसका अर्थ शव यात्रा हो, और मैं उस समय छात्रों से पूछ लेती हूँ कि 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। और मैं जहाँ तक देखती हूँ 80 से 90% जो छात्र हैं वो हमेशा 2 नंबर वाले अर्थी का अर्थ शव यात्रा बताते हैं कक्षा के अंतर्गत, जबकि वो गलत होता है। शव यात्रा वाला अर्थ ही ये है। कमाल ये इसलिए बात कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए भी कि इस अर्थी को आप सब पढ़ते हैं और खूब पढ़ते हैं, उसके बाद भी इसका अर्थ नहीं आता या फिर गलत बताते हो सकता है इसका शव यात्रा आपको आता भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ फिर गलत बता देते हैं। कोई कहता है अर्थ वाला, कोई कहता है पैसे वाला, ऐसे मुझे इसके अर्थ बता दिए जाते हैं, जबकि आपने इसे खूब पढ़ा है। कभी भी ये गलत होना ही नहीं चाहिए। आप सोचे होंगे ऐसा हमने कहाँ पढ़ लिया, तो सबसे पहला कॉमन शब्द आपका विद्यार्थी, सामान्य सा शब्द है, हम सब विद्यार्थी आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपने खूब इसका संधि विच्छेद पढ़ा है। कई बार मैंने देखा है बच्चे कहते हैं संधि विच्छेद गलत हो गया हमारा, जबकि संधि विच्छेद तो गलत होना ही नहीं चाहिए उसके अंतर्गत। क्यों नहीं होना चाहिए संधि विच्छेद गलत? क्योंकि पूरा खेल अर्थ पर डिपेंड है। अगर अर्थ ले लिया तो सही है और अर्थ नहीं लिया तो हम गलत हैं। यही रीज़न है कि जब बच्चा पढ़ता है ना स्वागत, तो सुधन आगत स्वधन आगत बड़ी लड़ाई होती है, ये भी तो दे ही रहा है, वो तो ये भी सकता है, कर तो आप सकते हो, पूरा खेल अर्थ का है। जो शब्द का अर्थ है वही टुकड़े का अर्थ होना चाहिए। तो विद्यार्थी में जब आप टुकड़ा करते हैं विद्या धन अर्थी, तो यही अर्थ ही निकलेगा वहाँ। विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शरणार्थी, खूब शब्द हैं, लेकिन अकेले अर्थी का अर्थ नहीं आता। इसका मतलब आपने विद्यार्थी में जब संधि विच्छेद किया लेकिन आपने उसका अर्थ नहीं लिया। कहते हैं हमें शिक्षक लोग नहीं बताते, आपने पूछा भी नहीं, मैं हमेशा एक ही चीज़ बात करती हूँ। तो कहने का अर्थ, इस अर्थी का अर्थ होता है चाहना, याचक भी बोल सकते हैं आप इसे, या चाहना, वो इसका अर्थ होगा। दूसरी बात, मैंने ये चीज़ आपको इसलिए भी बोली, कई बच्चे बुद्धिबल काफ़ी अच्छा लगाते हैं जब हम बता रहे होते हैं एकार्थी शब्द का टुकड़ा, कि एकार्थी का टुकड़ा हुआ है एक धन अर्थ धन ई, तो कई बच्चे अपने आप ही लिख लेते हैं एक धन अर्थी। इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हो गया ना दीर्घ संधि एक धन अर्थी, वो ये बताना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ करती हूँ इसका संधि विच्छेद एक धन अर्थी, आपने बता दिया दीर्घ संधि इसको रूप में, लेकिन अब आप अर्थ देखिए इस शब्द का, ये अगर संधि में है तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं एक याचक, इस अर्थी का अर्थ है याचक या चाहना, एक चाहना, ऐसे आप इसका अर्थ निकाल रहे हो। यहाँ अर्थी में ई प्रत्यय नहीं है, जो विद्यार्थी वगैरह में आप लिख रहे हैं वहाँ ई प्रत्यय नहीं है, वो अर्थी मूल शब्द में है, जबकि एकार्थी में जो आप ये देख रहे हैं ये ई प्रत्यय है। यहाँ पर ये प्रत्यय का रोल अदा कर रहा है, भूमिका निभा रहा है, ना कि ये मूल शब्द है, इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत। तो पूरा खेल किसका है? अर्थ का। तो इसका टुकड़ा आप एक धन अर्थ धन ई कर सकते हैं, तो अर्थ होगा एक अर्थ वाला और अनेकार्थी का होगा अनेक अर्थ वाला। मेरे हिसाब से आपको एकार्थी और अनेकार्थी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और सबसे मेन चीज़ कि आपको ये ध्यान ही रखना है यहाँ पर कि इनके अर्थ क्या होने चाहिए, क्लियर। आप जितनी हो सके इनके अर्थ लेने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पर आएंगे, पर्यायवाची पर। पर्यायवाची को हम एक और भी नाम से जानते हैं, हम इसे समानार्थी भी कह सकते हैं।
सबसे अहम चीज़, कोई तरीका नहीं है पर्यायवाची को याद करने का। जो बच्चा जितना अधिक शब्दों का अर्थ लेगा उतना ही ये उसको स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे, यानी उनको याद रह जाएंगे। आप जितना रटेंगे वो क्लियर नहीं होगा। पर्यायवाची की परिभाषा आप सबको ही पता है कि किसे कहते हैं, कि एक शब्द का उसी के समान अर्थ देने वाले, एक शब्द का उसी के समान अर्थ देने वाले। शब्दों को पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। चूँकि समान अर्थ देता है इसीलिए हम इसे और क्या कहते हैं, समानार्थी। समान अर्थ वाला टुकड़ा वही होगा समान धन अर्थ धन ई, ना कि समान धन अर्थी। समान धन अर्थ धन ई, जितना हो सके इन चीज़ों को आप जितना टुकड़ा करके वैसे पढ़ेंगे उतना ही आपकी संधि वगैरह जो कॉन्सेप्ट है अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ये पता चलता जाएगा किसमें कौन सा संधि का रूप आपको देखने को मिला, प्रत्यय है तो कौन सा है, उपसर्ग है तो कौन सा है, अपने आप आ जाएंगी फिर वो सब चीज़ें आपको। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसके अंतर्गत, रट नहीं सकते जैसा मैंने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। जैसे हम पानी की बात करें तो जल भी बोल देते हैं, पय वगैरह भी उसके लिए, तोय वगैरह इनका हम यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ हैं। लेकिन हर पर्यायवाची का अपना एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि जल जहाँ पर यूज़ है वहीं हमने पानी भी यूज़ कर दिया। हो सकता है वो चीज़ वहाँ यूज़ ना हो और वो उसका अर्थ ना दे, वो गलत भी हो सकती है। जैसे मैं कहती हूँ मोहन हरिद्वार से गंगा जल लाया, अगर मैं बात करूं वहाँ अगर मैं उसकी जगह बोलूं मोहन हरिद्वार से गंगा पानी लाया, तो मेरे हिसाब से ये आपको उचित नहीं लगेगा। गंगा पानी नहीं, गंगा जल ही लगेगा। इसका मतलब हर शब्द का अपना एक अर्थ तो है ही, तो पर्यायवाची भी जितने इनके शब्द हैं उनका अपना एक मीनिंग है, इसलिए ये यथास्थान ही प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आपने कवि की कविताओं में देखा होगा, हर जगह वायु नहीं है, हर जगह समीर नहीं है, हर जगह वात नहीं है। कवि ने कहीं समीर शब्द का प्रयोग किया हुआ है, कहीं वात का किया हुआ है यूज़, कहीं वायु यूज़ किया हुआ है। यानी कहने का मतलब, कहीं पवन देख लेते हैं आप उसकी जगह। इसका मतलब हर पर्यायवाची जो शब्द है उसका एक विशेष रूप में यूज़ होता है और तब हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पर्यायवाची के अंतर्गत, तो आप सब बहुत जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिना रटे हम याद भी रख सकते हैं उसमें। कहें कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको वही बात बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने सुना होगा कि पानी का जो पर्यायवाची है यदि उसके पश्चात आता है जय, जय का अर्थ हम यहाँ से लेते हैं जन्म लेने वाला, यानी पानी में से जन्म लेने वाला। क्या बना शब्द? जलज। अगर मैं बात करूं यहाँ से कमल का पर्यायवाची, यानी जैसे ही पानी के पर्यायवाची के पश्चात जय आता है, पर्यायवाची किसका बन जाएगा? कमल का। यानी नीरस, पंकज, जलज, सरोज, वारिस, पयोस, अम्बुज, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? कमल के। ऐसे ही पानी के पर्यायवाची के पश्चात अगर हम लगाते हैं द का अर्थ देने वाला, पानी देने वाला। अब पानी कौन देगा? बादल। तो पर्यायवाची किसका हो जाएगा? बादल का। यानी जलद, वारिद, पयोद, अम्बोद, नीरद, ये सब किसके पर्यायवाची हो चुके हैं? बादल के। ऐसे ही पानी के पर्यायवाची के पश्चात आता है धी। अगर मैं धी की बात करूं तो धी का अर्थ यहाँ पर निकलता है धारण करने
वाला। धारण यानी एकत्र, इकट्ठा, तो धारण करने वाला या एकत्र या इकट्ठा जिसमें हम कहते हैं पानी, तो धारण करने वाला। पानी धारण करता है कौन? समुद्र। पर्यायवाची किसका हो गया? समुद्र का, यानी जलधि, वारिधि, पयोधि, अम्बुधि, नीरधि, अवधि, ये सब पर्यायवाची किसके हुए? समुद्र के। लेकिन ये इन तीन के पर्यायवाची नहीं हुए। आपने जहाँ ज द धी लगाया है उनमें से जैसे ही ज ध धी हटाएंगे वो सब किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? पानी के, यानी जल के। जैसे वारिज में से आपने ज हटाया तो वारी, पयोज में से जय हटा तो पय, विसर्ग संधि आती है आपकी पय धन जय, तो पय पानी का पर्यायवाची। अम्बुज जय हटते ही अम्बु यहाँ पे। अब्ज अप धन जय, व्यंजन संधि आपकी आती है अप यानी पानी होता है, तो पानी का वो क्या हो गया? पर्यायवाची। यानी अगर हम देखें तो आपने पानी का पर्यायवाची भी आपने याद कर लिया, कमल, बादल, समुद्र। चाहे आपने पूरे ना सही, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पर उनके चारों के पर्यायवाची आपको क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम पर्यायवाची में बात करें तो एक चीज़ आपके जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो काम आ सकती है, वो सुनिए। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और आप सब तो रीट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ऐसा पूछा गया वहाँ पे। उसमें पहला ही जो आया था ऑप्शन वो था सरोज। उसे देखते ही बच्चों ने कट कर दिया। क्या सोचकर? सरोज तो लड़की का नाम है, लड़की का नाम मतलब स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग है इसका मतलब ये नहीं हो सकता, जबकि उसका आंसर सरोज ही था। सरोज स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, सरोज पुल्लिंग है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या एक ही है, क्या? कि हम देखते ये हैं, ये लड़की का नाम है तो मतलब स्त्रीलिंग, और ये लड़के का नाम है मतलब पुल्लिंग। जी नहीं, लड़के और लड़कियों के नाम से आप कभी भी लिंग निर्धारण नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपसे गलती हो जाएगी। अगर मैं कहूँ, आप दुनिया भर के शब्द सुन सकते हैं जो लड़के और लड़की दोनों के हैं, जैसे संतोष दोनों का मिलेगा, कमलेश, राकेश, राजेश, और छोड़िए सुमन। और वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को कहती थी कि सुमन नाम काफ़ी उनको बता देती थी, शेखर सुमन वगैरह, लेकिन अभी तो मैंने कल ही पढ़ा, विजय माल्या को वापस से भारत में लाने के लिए सुमन कुमार, वहाँ आपको नाम सुनाई देगा, आपको देख करके पता चल जाएगा हाँ है तो पुरुष ही। तो कहने का मतलब, आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि लड़की का नाम है तो स्त्रीलिंग और लड़के का नाम है तो पुल्लिंग। तो ये जो लिंग निर्धारण होता है वो मूल शब्द से होता है, वो तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब पता चलेगा, आखिर आपको पता कैसे चलेगा। बाकी अगर हम कहें सरोज, और वैसे मैं कहूँ आप रट लेते हैं, जिसमें बार बार कहती हूँ, अभी तो मैंने बताया जय का अर्थ क्या बताया? जन्म लेने वाला, और सरोज शब्द का आप टुकड़ा करेंगे तो वहाँ पर आएगा शरय धन जय, शब्द क्या हो गया? जन्म लेने वाला। जैसे ही एक क्वेश्चन आया था रेलवे के अंतर्गत, पहले हिंदी एक एग्ज़ाम में आती थी, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया कि ये शब्द ये था कुछ, अर्कजा। उन्होंने पूछा अर्कजा किसका पर्यायवाची? अब पर्यायवाची तो हम तब बताएं जब पहले ये तो पता हो ये शब्द का अर्थ किसका है, आखिर हमने पढ़ा किसके लिए। पर्यायवाची तो हम बता देंगे। अब बच्चों ने जो ट्राई किया वो सबसे ज़्यादा जो किया वो सूर्य किया, इसमें कि सूर्य का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्क पढ़ रखा था, सूर्य का पर्यायवाची है। बहुतों का वो गलत भी हुआ। एज़ यूजुअल पेपर के बाद जब पूछा गया मैम ये किसका पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची है यमुना का, तो मैंने आंसर दिया यमुना का ये पर्यायवाची है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे, स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कैसे आ गया ये, जबकि मैं आपसे कहूँ ये आप में से वहाँ बैठा हुआ हर विद्यार्थी बता सकता था ये यमुना का पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि जो 4 ऑप्शंस थे ना उनमें 3 तो पुल्लिंग शब्द थे और एक ही शब्द स्त्रीलिंग था, और इसे देखते ही पता चल जाना चाहिए था आपको ये शब्द स्त्रीलिंग है। कहें कैसे? मेरे हिसाब से जो चीज़ मैंने यहाँ बताई जब मैं ये पढ़ा रही थी तो आप सबके लिए बिल्कुल कॉमन थी, ये तो सभी को ही आती है, लेकिन बस ये यहीं तक ही आती है, आप उस ज्ञान को दूसरी जगह प्रयोग में नहीं लेते। यही सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है। आप यहाँ देखिए जा, अगर मैं बात करूँ जय का अर्थ आपको आता है, लगभग को आता है,
नहीं बताते तो भी आता है बहुतों को। ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, तो जा का अर्थ क्या निकलेगा? स्त्रीलिंग हो गई। आपने खूब पढ़ा है, छात्र से छात्रा, शिष्य से शिष्या, जैसे जा यानी जन्म लेने वाली। तो सूर्य से जन्म लेने वाली यमुना सूर्य पुत्री है। यम शनि ये सूर्य के पुत्र हैं, और अर्क जा इसीलिए इसके अंतर्गत ये सूर्य पुत्री यमुना के लिए आता है। तो आप जो बता सकते थे बिना रटे भी, वो इस जा से बता सकते थे कि जा तो स्त्रीलिंग है और जा आते, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग का ही पर्यायवाची है। यानी मूल रूप में मूल शब्द आप देखेंगे, जैसे कमल खिल गया या खिल गई, हमें पता है कमल पुल्लिंग है, इसका मतलब लगभग पर्यायवाची आप उसके पुल्लिंग में पढ़ेंगे लगभग। अगर मैं कहूँ सुमन पर्यायवाची फूल, फूल खिल गया है, पुल्लिंग में आपको मिलता है। फिर भी नहीं है तो ये तो आपको क्लियर है ही कि जा है। जैसे शब्द है यशोदा, कई बार बच्चे कहते हैं दा का अर्थ क्या हो गया, जबकि उन सबको पता है दा का अर्थ है देने वाला, तो दा आ गया तो देने वाली, यानी यश देने वाली। यानी आपने पढ़ा भी है, आपको आता भी है, फिर भी उस ज्ञान को जब आप दूसरी जगह प्रयोग में नहीं लेते हैं तो वो आते आते चीज़ें गलत हो जाती हैं। अगली बात मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ से पर्यायवाची के लिए। जैसे मैं बात कर रही थी, सबसे बड़ी बात है अर्थ का आना। अगर मैं बात करूं, आप लोग जब वन वर्ड पढ़ते हैं उसके अंतर्गत दो चीज़ें आपने शब्द पढ़े हैं, काफ़ी आए हुए भी हैं वो। बाकी तो जैसा मैंने कहा, आप जितना इन्हें पढ़ेंगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक शिक्षक आपको जितना बता सकता है बस वही क्लियर कर सकता है। पढ़ना इस जितने भी टॉपिक है उनमें काम स्टूडेंट्स का ही है, शिक्षक से मदद कर सकता है उनको। अर्थ नहीं आए तो हम वहाँ पर उनको वो चीज़ बता सकते हैं। देखिए काफ़ी अगर बात करूँ मैं, वन वर्ड में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा शब्द अधितय का या उपतय का, ऐसे आपने शब्द देखे होंगे। देखिए मैं बात करूं, आप पढ़ते हैं एक पर्वत के ऊपर की भूमि, एक पर्वत के समीप की भूमि, या पर्वत की तलहटी की भूमि, ऐसे बात करते हैं। हम इन्हें रट करके याद कर लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। हमने रटा और उन्हें याद किया, एग्ज़ाम में जब आता है तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ये तो पता है या तो अधितय का होगा या उपतय का, लेकिन ये नहीं पता कि वो कैसे क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको उपसर्ग का अर्थ आता है, क्योंकि ये लगभग को पता है आपको कि इसमें अधि और उपसर्ग है, लेकिन आप लोग अर्थ नहीं लेते हैं, अर्थ नहीं लेते हैं तब वहीं पर वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत। अगर हम देखें अधि का अर्थ एक ऊपर होता है और उप का अर्थ होता है समीप, नज़दीक। इन उपसर्गों के अर्थ से ही ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लियर है आपका। पर्वत के ऊपर की भूमि, ऊपर मतलब अधितय का है, पर्वत के समीप की भूमि, तलहटी की भूमि, इसका मतलब वो क्या हो गया, उपतय का। अगर आप अर्थ लेकर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें कभी भी गलत नहीं होंगी। आगे की बात सुनिए, क्वेश्चन कई बार बहुत ही डीपली भी आ जाता है। अगर मैं कहूँ काफ़ी रिपीट हुआ एक क्वेश्चन है, वन वर्ड के की तरह वो आया था कि अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं। आंसर आप में से कईयों को पता भी होगा उसका, लेकिन ऑप्शंस शायद ना पता हो कि क्या क्या थे, तो मैं आपको पहले ऑप्शंस वहाँ बता देती हूँ। आंसर तो उसका ये था अर्धरात्रि का जो समय था, लेकिन ऑप्शंस में मैं बात करूँ तो उसमें रजनी भी आ गया था, उसमें निशा भी आ गया था, यामिनी भी आ गया था, निशीथ भी आ गया था। प्रथम दृष्टया बच्चे की नज़र में चारों ही तो रात के पर्यायवाची हैं, लेकिन वो रात पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है अर्धरात्रि का समय। जैसा मैं कह रही थी, हर पर्यायवाची का अपना एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसके अकॉर्डिंग जो अर्धरात्रि है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, निशीथ। कहने का मतलब अगर इतना डीपली आ जाता है तो हमें उन शब्दों का एक्चुअल मीनिंग कहाँ प्रयोग होता है ये पता होना ज़रूरी है। वास्तविक उनका यूज़ कहाँ हुआ, कहाँ प्रयोग में वो आए, वहाँ अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हमारा आंसर देना मुश्किल होगा। जैसे मैंने बात की यामिनी, तो यामिनी जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं तारों भरी चांदनी रात को। तारों भरी चांदनी रात जो है वो क्या कहलाती है, यामिनी, वो यामिनी है। इसके आगे सुनिए आप इसमें बात, एक और चीज़ आई, पर्यायवाची में आया था निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है।
ये क्वेश्चन, डबल डबल ऑप्शंस थे, जैसे नभ व्योम दे दिया एक में गगन दे दिया, अंतरिक्ष दे दिया, एक में अलग आ गया। उसका जो आंसर था वो बच्चे की सोच से तो परे था, क्योंकि उसकी नज़र में चारों ही आंसर सही थे, क्योंकि चारों ही बुक्स में लिखे हुए हैं आकाश के पर्यायवाची में। जबकि उसका जो आंसर हमसे पूछा गया, हम बताया कि ये निकल जाएगा वहाँ से, उसका आंसर था अंतरिक्ष वाला, जो नहीं था। आप यूँ देखेंगे तो अंतरिक्ष आपको मिलेगा आकाश का पर्यायवाची, लेकिन वास्तव में अंतरिक्ष आकाश को बोलते नहीं हैं। हिंदी के संदर्भ में, मतलब मैं साइंस के संदर्भ, विज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी हिंदी विषय की बात कर रही हूँ। हिंदी के संदर्भ में हम अंतरिक्ष किसे कहते हैं? इस धरती से उस आकाश के मध्य जितना भी आपको स्थान दिखाई देता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अंतरिक्ष। यहाँ करके कई बच्चे क्षितिज बोल जाते हैं इस चीज़ के लिए। मैं आपको बता दूं, क्षितिज तो जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, उस केंद्र बिंदु के लिए हम क्षितिज यूज करते हैं। से क्षिति पृथ्वी का क्या होता है? पर्यायवाची। यानी आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अर्थ क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर अर्थ क्लियर नहीं हुआ ना, तो हम इन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ें आप रट करके याद कर सकते हो, सारे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको यहाँ उदाहरण बताए हैं, आप इनको समझते हुए उसे क्लियर कीजिएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और कोशिश कीजिए इन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कीजिए। आपके पास टाइम है, इन्हें आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी क्लास का इसका समापन करती हूँ। जय भारत, जय जननी, राम राम सा।